आज से हम लोग देखेंगे प्राचीन बिहार का इतिहास। प्राचीन बिहार के इतिहास में सबसे पहले पाषाण काल आता है। पाषाण काल में 3 चीज़ें होती हैं, 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। कौन कौन सा? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में मुंगेर आता है। मुंगेर से कुछ चीज़ें मिली है पूरा पाषाण कालीन औजार, जिसमें खुरपी हो जाएगा, खुरपी और कुल्हाड़ी हो जाएगा, कुल्हाड़ी। पूरा पाषाण कालीन 2 ही स्थल हमारे मुंगेर में है और गया के जेठियन में। गया के जेठियन से हस्त कुठार मिला है, हस्त कुठार मिला है और कुल्हाड़ी मिला है। हस्त कुठार और कुल्हाड़ी मिला है, कुल्हाड़ी मिला है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, अब देखते हैं हम लोग मध्य पाषाण कालीन स्थल। तो मध्य पाषाण कालीन स्थल मुंगेर पूरा पाषाण कालीन भी रहा और मध्य पाषाण कालीन भी रहा। तो मध्य पाषाण काल जो 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व तक रहा, इसका सन याद रखेंगे। ये कब से कब तक रहा? 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व तक, ईसा पूर्व तक रहा। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व रहा। अब इसमें देख लेते हैं नव पाषाण काल। इसके बाद एक आता है हिस्सा नव पाषाण काल का। तो नव पाषाण काल में इसका सन रहता है नव पाषाण काल का 25,000 से 15,000 ईसा पूर्व। कितना रहता है? 25,000 से 15,000 ईसा पूर्व। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, 25,000 से 15,000 ईसा पूर्व नव पाषाण कालीन स्थल रहता है। बिहार में 2 जगह मिले हैं, चिरांद और एक चेचर। चिरांद जो हमारा है वो सारण में है। सारण, सारण आप लोग समझ रहे हैं सारण क्या है? हम लोग प्रमंडलों में से एक सारण है और दूसरा चेचर है। चेचर, चेचर कहाँ है? वैशाली में, वैशाली में। ठीक है, तो सारण से हमको चिरांद स्थल, सारण में चिरांद स्थल और वैशाली का चेचर स्थल, यहाँ इन दोनों जगहों से हड्डी के उपकरण मिले हैं। क्या मिले हैं? हड्डी के उपकरण मिले हैं, उपकरण मिले हैं। समझ रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों कि नव पाषाण कालीन स्थल, नव पाषाण कालीन बिहार में क्या था? 15,000 ईसा पूर्व से लेकर और 25,000 ईसा पूर्व से 15,000 ईसा पूर्व तक बिहार के 2 स्थल हैं, चिरांद और चेचर। चिरांद और चेचर दोनों जगह से क्या मिले हैं? हड्डी के उपकरण मिले हैं। अब इसमें देखते हैं कि एक ताम्र पाषाण कालीन आता है। ताम्र पाषाण कालीन, ये कौन कौन सा स्थलों पे पाया जाता है, इसके अवशेष मिलते हैं। तो ताम्र पाषाण कालीन जो वस्तुएं हैं वो काले वो लाल मृदभांड हैं, वो लाल मृदभांड हैं, मृदभांड मिले हैं। जो कहाँ कहाँ से मिले हैं? चिरांद से मिले हैं, चिरांद, चेचर, सोनपुर, गया, मनेर, मनेर। ये हमारे हो गए ताम्र पाषाण कालीन स्थल हो गए। अब काले व लाल मृदभांड जो मिले हैं चिरांद से मिले हैं, चिरांद और अंतिचक, अंतिचक से अवशेष मिले काले व लाल मृदभांड के। कहाँ है ये? भागलपुर में है, भागलपुर में। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, अब देख लेते हैं कि प्राचीन काल में बिहार का नाम किन किन किताबों में क्या क्या नाम दिया गया था। जैसे कि ऋग्वेद में बिहार का क्या नाम था, यहाँ का शासक कौन था। अथर्ववेद में क्या नाम था, अथर्ववेद में बिहार के किस किस राज्यों का उल्लेख हुआ है, किस राजा के साम्राज्य का उल्लेख हुआ है। वाल्मीकि रामायण में क्या उल्लेख हुआ है, वायु पुराण में बिहार का नाम क्या उल्लेख हुआ है। ठीक है, वाराह पुराण में क्या रहा है। समझ रहे हैं कि अब बिहार का नाम प्राचीन काल में किन किन वेदों में, किन किन किताबों में क्या क्या रहा है। तो कीकट और व्रात्य शब्द जो बीपीएससी क्वेश्चन पूछा भी है, कीकट व व्रात्य शब्द,
ब्रात्य जो शब्द थे वो बिहार के संदर्भ में उपयोग हुए हैं। और ये किस में है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में। इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलता है? कि ऋग्वेद से मिलता है। कीकट और ब्रात्य शब्द बिहार के लिए। और ऋग्वेद में ही बोला गया है कि यहाँ का राजा शासक जो था वो प्रेम गंध था, प्रेमचंद नहीं, प्रेम गंध था, प्रेम गंध था। ठीक है। इसी के साथ अब अथर्ववेद आते हैं। अथर्ववेद में बिहार का किस प्रदेश, बिहार में किस क्षेत्र का उल्लेख हुआ है? अंग और मगध का अथर्ववेद में किसका उल्लेख मिलता है? अंग और मगध का उल्लेख मिलता है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, अंग और मगध का उल्लेख बिहार के अथर्ववेद में मिलता है। बिहार के अथर्ववेद में मिलता है। अब हम लोगों को अथर्ववेद में जानकारी मिल गई। अथर्ववेद में एक और जानकारी है कि सर्वप्रथम उल्लेख विदेह राज्य का रहता है। किसका रहता है? विदेह राज्य का। विदेह राज्य का अथर्ववेद में ही विदेह राज्य का उल्लेख सर्वप्रथम रहता है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, ये हम लोग देख लिए। अब देखते हैं कि इसमें वाल्मीकि रामायण में बिहार को क्या कहा जाता है? तो वाल्मीकि रामायण में मलद और एक शब्द मिलता है करुड़ा। मलद और करुड़ा, इन दो शब्द का उल्लेख मिलता है जो ये किसी विशेष क्षेत्र के लिए उल्लेखित होते हैं। बक्सर के लिए, बिहार के वर्तमान बक्सर के लिए मलद और करुड़ा शब्द का उल्लेख मिलता है। वहीं वायु पुराण में बिहार के एक क्षेत्र गया में बताया गया है कि आसुर राज्य था। ये भी पूछ सकता है कि वायु पुराण में बिहार के किस प्रांत को अपवित्र बताया गया है? तो वो गया को ही अपवित्र बताया गया था। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, गया को ही अपवित्र बताया गया था। अब देखते हैं कि वाराह पुराण में बिहार का क्या उल्लेख है? वाराह पुराण में कीकट को अपवित्र बताया है। कीकट को अपवित्र क्षेत्र बताया गया है। और गया को पवित्र बताया गया है। देखिए यहाँ पे फंसता है बात कि वाराह पुराण में कीकट को अपवित्र बताया गया है लेकिन गया को पवित्र बताया गया है। वहीं पे वायु पुराण में गया को अपवित्र बताया गया है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, ये चीज़ फैक्ट ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये फैक्ट क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि इसके बाद अगला चीज़, मगध के महापद्म नंद ने विदेह को अपने राज्य में मिला लिया था। एक फैक्ट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आगे पढ़ाया जाएगा तो इसमें बताया जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा या फिर आगे बताया भी जाएगा, ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं अब आर्यों का आगमन। बिहार में आर्यों का बिहार में होता है, जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में आर्य बिहार में आते हैं। तो जब आर्य बिहार में आते हैं ना, तो यहाँ पे उत्तर वैदिक काल, इसको उत्तर वैदिक काल भी बोला जाता है। उत्तर वैदिक काल में आर्य प्रवेश किए बिहार में। कब प्रवेश किए? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में प्रवेश होता है आर्यों का। ठीक है। और आर्यों के प्रवेश में लौह प्रौद्योगिकी, मतलब लोहे का उपयोग, लौह
प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी। लोहे का उपयोग एक निर्णायक देन देता है, निर्णायक रहता है, निर्णायक साबित होता है, साबित होता है। जो 1000 ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व के मध्य लोहे का उपयोग प्रारंभ हुआ था। अब यहाँ ये भी देख लेंगे कि लोहे का उपयोग 1000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व इसका प्रयोग शुरू हुआ था। ठीक है। और एक और चीज़ बताया जाता है कि अथर्ववेद की जब रचना हो रही थी, अथर्ववेद की रचना जब हो रही थी तभी आर्यों ने बिहार में प्रवेश किया। समझ रहे हैं कि अथर्ववेद की जब रचना हो रही थी तभी आर्यों ने बिहार में प्रवेश किया। समझ रहे हैं ये लोग बात। शतपथ ब्राह्मण एक किताब आता है कि 800 ईसा पूर्व में, 800 ईसा पूर्व में, 800 ईसा पूर्व में शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण किताब की रचना हुई, रचना होती है। 800 ईसा पूर्व में किसकी रचना होती है? शतपथ ब्राह्मण एक किताब आता है, उसकी रचना होती है। वैसे ये एक उपवेद होता है, लेकिन अभी इसको किताब के रूप में समझेंगे। 6ठी शताब्दी में जब आर्यों का प्रवेश होता है तो वेद, रामायण, महाभारत, पुराणों के द्वारा दी गई जानकारियों पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों को ये पता नहीं रहता है कि क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, वो कैसे रहेगा। इसमें ही शतपथ ब्राह्मण में ये बताया गया कि विदेह माधव और उसके पुरोहित गौतम राहुगन ने, शतपथ ब्राह्मण जो 800 ईसा पूर्व रचित शतपथ ब्राह्मण थी उसमें बताया गया था कि विदेह माधव और उनके पुरोहित गौतम राहुगन ने सरस्वती नदी के तट से आगे बढ़ते हुए बिहार की सदानीरा नदी, जो अभी गंडक के नाम से जानी जाती है, पहुंचने का विवरण देता है। और शतपथ ब्राह्मण में ही विदेह के जनक का उल्लेख सम्राट के रूप में किया गया है। अभी शतपथ ब्राह्मण में ही सरस्वती से सदानीरा तक पहुंचने की जानकारी मिलती है। किसका? विदेह गौतम राहुगन और विदेह माधव का, विदेह माधव और गौतम राहुगन का प्रवेश की जानकारी मिलती है। और आपको बताएं कि शतपथ ब्राह्मण में ही विदेह के राजा को सम्राट बताया गया है। क्या बताया गया है? सम्राट बताया गया है। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ में आ रही होगी। अब देखिए, यजुर्वेद हमारा एक ऐसा वेद है, यजुर्वेद, जिसमें सबसे पहले विदेह राज्य का उल्लेख मिलता है, विदेह राज्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है। और इस राजवंश की शुरुआत, ठीक है, यहाँ के राजवंश की शुरुआत कौन किया रहता है इसकी भी जानकारी मिली, जो इक्ष्वाकु के पुत्र निमि विदेह से मानी जाती है। विदेह राज्य की शुरुआत इक्ष्वाकु के पुत्र निमि विदेह के द्वारा प्रारंभ माना जाता है। और इसी में ही बताया जाता है कि ये सूर्यवंशी थे। कौन थे? सूर्यवंशी थे। ठीक है। और मिथि जनक विदेह ने, कौन? मिथि जनक विदेह ने मिथिला की स्थापना की। उस समय सोचिए मिथिला कितना पहले का है, मिथिला की स्थापना किया। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि मिथि विदेह ने मिथिला की स्थापना किया था, जिसमें कुल 53 राजा हुए थे। ठीक है। जबकि दूसरे दौर, ये प्रथम दौर था,
प्रथम पड़ाव में 53 राजा और दूसरे पड़ाव में मात्र 15 राजा हुए थे। ठीक है, कितने राजा हुए थे? 15 राजा हुए थे। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, 15 राजा हुए थे। और इस वंश का अंतिम राजा करल था। इस वंश का अंतिम राजा कौन था? करल था। इस वंश का अंतिम राजा करल था। ठीक है, और बाद में महापद्म नंद ने क्या किया? विदेह को अपने राज्य में मिला लिया। महापद्म नंद ने विदेह को मगध में मिला लिया। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम किसने विदेह राज्य को मगध का अंग बनाया? समझ रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और फिर अब यहाँ पे चर्चा करते हैं वैशाली में। वैशाली का, तो वैशाली का स्टार्टिंग कहाँ से मिलता है कि वैशाली मनु के पुत्र नभनेष्टि ने वैशाली क्षेत्र में वैशाल अथवा वैशालिका राजवंश की शुरुआत की। नभदृष्टि ने वैशाली क्षेत्र में वैशालिका व वैशाल वंश की शुरुआत की। वैशाल वंश की शुरुआत की और इसमें 24 राजा हुए थे। कितने राजा हुए? 24 राजा। और इन्हीं में से एक राजा हमारे विशाल थे। विशाल, जिन्होंने वैशाली की स्थापना किया। विशाल जो थे वैशाली शहर की स्थापना किए थे। और इस राजवंश का अंतिम राजा सुमति या प्रमति था। सुमति या प्रमति था। प्रमति था। समझ रहे हैं? अब चर्चा करते हैं अंग क्षेत्र का। तो अंग क्षेत्र अथर्ववेद में अंग राज्य का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। किसका उल्लेख मिलता है? अंग राज्य क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, जहाँ गैर आर्य जातियों के निवास को स्वीकारा जाता है। यहाँ बताया जाता है कि गैर आर्य जाति थे। मतलब सोचिए कि आर्य आए तो अभी पहुँचे नहीं थे अंग क्षेत्र में। गैर आर्य जाति के निवास का प्रमाण मिलता है। समझ रहे? अब एक मतलब कहावत है जिसमें बताया जाता है कि यहाँ के शासकों का जांग सुंदर होने के कारण, समझ रहे हैं, कहावत के अनुसार कि यहाँ के शासकों का जांग सुंदर होता था तो इस क्षेत्र का नाम अंग पड़ गया। और ये वर्तमान में बिहार के कौन कौन से प्रांत में है? तो मुंगेर और भागलपुर जिलों के क्षेत्र में फैला हुआ है। कहाँ है? मुंगेर व भागलपुर के क्षेत्र में। भागलपुर के क्षेत्र में है। कहाँ है? मुंगेर और भागलपुर के क्षेत्र में अंग है। ठीक है। और सबसे पहले इसकी राजधानी, सर्वप्रथम अंग की राजधानी थी वो मालिनी थी। मालिनी थी। बाद में बदलाव हुआ। इसके बाद एक नदी के नाम पे चंपा या चंपावती, एक नदी के नाम पे चंपा व चंपावती। वर्तमान में चंपानगर। चंपानगर अभी नाम है ये चंपानगर, वर्तमान में चंपानगर रख दिया गया। और यहीं पे एक विवरण आता है कि अंग क्षेत्र को वेनसांग ने क्या कहा था। तो अंग क्षेत्र को वेनसांग ने चेनप्पो कहा था। चेनप्पो कहा था। कौन कहा था? वेनसांग ने चेनप्पो कहा था। तुतुक्षी यहाँ का प्रथम राजा था। तुतुक्षी यहाँ का प्रथम राजा था, फर्स्ट राजा। कौन था? अंग का पहला राजा तुतुक्षी था। ठीक है। और कर्ण यहाँ का अंतिम आर्य राजा था। तुतुक्षी पहला था और इसी अंग प्रदेश का राजा कर्ण अंतिम राजा था, जो महाभारत के युद्ध में मारा गया और
इसकी जो है कि सब कहानी ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि चंदना जो थी, एक चीज़ हमको याद आ रहा है कि चंदना कौन थी? जैन धर्म महावीर से प्रेरित होकर चंदना दधिवाहन की पुत्री थी। दधिवाहन की पुत्री थी जो महावीर से प्रेरित होकर जैन भिक्षु बन गई, जैन धर्म को स्वीकार लिया। समझ रहे हैं? एक चीज़ ये भी ध्यान देने वाली थी जिसको बता दिए। अब देखते हैं बज्जी संघ। बज्जी संघ में बौद्ध रचनाओं का अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार बुद्धकालीन भारतीय राजनीतिक समाज के 10 गणराज्य थे। मतलब बौद्ध रचनाओं में बताया जाता है कि बिहार में 10 गणराज्य थे। उसमें से एक प्रतिष्ठित गणराज्य था वज्जी संघ, जो गंगा के उत्तर में वर्तमान तिरहुत प्रमंडल में, कहाँ पे? तिरहुत प्रमंडल, गंगा के उत्तर में था। वज्जी संघ में एक 8 सदस्य थे। इनमें से आधुनिक बिहार के, देखिए 8 सदस्यों में आधुनिक बिहार के मुजफ्फरपुर और चंपारण, दरभंगा, सारण जिलों के कुछ भाग आते हैं। जो हमारे वज्जी संघ था उसमें 8 सदस्य थे। 8 सदस्य को जो वर्तमान में देखा जाता है कि इनका लोकेशन क्या है, तो पहला मुजफ्फरपुर, दूसरा चंपारण, तीसरा दरभंगा, चौथा सारण। इनके कुछ क्षेत्र हमारे वज्जी संघ में उस समय आते थे और ये क्षेत्र नेपाल के तराई तक विस्तृत था। कहाँ तक था? नेपाल के तराई तक विस्तृत था। वज्जी संघ की राजधानी हमारी थी वो वैशाली थी। पहले वैशाली थी और सबसे प्रबल सदस्य लिच्छवी थे। वज्जी संघ के सबसे प्रबल सदस्य लिच्छवी थे। समझ रहे हैं कि वज्जी संघ का सबसे प्रबल सदस्य कौन था? लिच्छवी थे। तो वज्जी संघ का सबसे प्रबल सदस्य लिच्छवी थे और इन्हीं लिच्छवी राज्य का उल्लेख राज शब्दोपजीवी संघ के रूप में किया गया है। राज शब्दोपजीवी के रूप में किया गया। किसके द्वारा ये नाम दिया गया लिच्छवी संघ का? कौटिल्य के द्वारा। कौटिल्य और विष्णुगुप्त के द्वारा दिया गया था। और इसी लिच्छवी वज्जी संघ का ही हमारा जो था, हमारे ज्ञातृक कुल के एक सदस्य सिद्धार्थ थे, जो बाद में बुद्ध बने गृह त्याग के बाद। आगे हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। और वज्जी संघ का संविधान जो था वो कुलीन तंत्रात्मक था। वज्जी संघ का जो संविधान था, वज्जी संघ का संविधान वो क्या था? कुलीन तंत्रात्मक संविधान था, जिसमें राजाओं की सभा होती थी और जिसे संस्था कहा जाता था। क्या कहा जाता था? संस्था। अब ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि कुलीन तंत्रात्मक संविधान था वज्जी संघ का, और इन कुलीन तंत्रात्मक संविधान में राजाओं की सभा का उल्लेख है, जिसे संस्था कहा जाता था उस समय। सोचिए, इसके
फिर आगे देखते हैं कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है। बिहार 16 महाजनपदों का उल्लेख दो स्रोत हैं, भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और इसी में देखा जाता है एक वंश आता है बृहद्रथ वंश, जो मगध पे शासन करता है, जो वसु का पुत्र था। कौन था यह? वसु का पुत्र था बृहद्रथ। ठीक है। इसका अंतिम राजा रिपुंजय हुआ। बृहद्रथ वंश का संस्थापक बृहद्रथ ही था, ये चीज़ याद रखिएगा। और इसका अंतिम राजा रिपुंजय था। और इसकी राजधानी, बृहद्रथ वंश की राजधानी सबसे पहले कहाँ बनाया ये अपनी राजधानी? तो अपनी राजधानी बनाया गिरिव्रज। इसका एक और नाम था कुशाग्रपुर। और वसुमती भी नाम था, वसुमती, जिसको अभी वर्तमान में हम लोग राजगीर बोलते हैं। तो गिरिव्रज, कुशाग्रपुर और वसुमती इसकी राजधानी थी। अब देखते हैं हम लोग हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व, 544 ईसा पूर्व। ये लोग हम लोग देख रहे हैं मगध के उत्कर्ष में हर्यक वंश का संस्थापक 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार था। एक बिंदुसार है और एक बिंबिसार है। तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। और इस बिंबिसार के समकालीन राजा पूछा जाता है। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि बिंबिसार के समकालीन कौन कौन से राजा हुए। तो नोट कर लीजिएगा, प्रसेनजीत, चंद्रप्रदोत, ये दोनों ही समकालीन थे बिंबिसार के। और ये बिंबिसार समकालीन था बुद्ध के। तो यहाँ पे प्रश्न ये भी बन सकता है कि बुद्ध के समकालीन निम्न में से कौन था। तो वहाँ पे ये ध्यान देना होगा कि अगर प्रसेनजीत, चंद्रप्रदोत या बिंबिसार, तीनों में से कोई एक रहेगा तो उसको टिक कर देंगे। और यही बिंबिसार सर्वप्रथम हाथी का उपयोग करता है युद्ध में। सर्वप्रथम बिंबिसार हाथी का उपयोग करता है, समझ रहे हैं। और मगध अंग शत्रुता समाप्त कर अंतिम राजा। और यही बिंबिसार मगध अंग शत्रुता समाप्त करता है। कौन करता है? बिंबिसार, जो हर्यक वंश का संस्थापक था। और बिंबिसार के ही राज्यवैद जीवक, बिंबिसार के ही राज्यवैद जीवक होते हैं, जिनको उज्जैन भेजता है। अवंतीराज के उज्जैन भेजता है, उज्जैन। और ये उज्जैन क्यों भेजता है? क्योंकि अवंतीराज रिक्वेस्ट करते हैं बिंबिसार से कि जीवक को उज्जैन भेजा जाए। समझ रहे हैं? इसलिए ये उज्जैन भेजता है जीवक को। और इसे स्थायी सेना रखने के कारण सेनीय भी कहा जाता है। सेनीय क्यों? स्थायी सेना रखने के कारण बिंबिसार को सेनीय भी कहा जाता है। और बिंबिसार का बड़ा पुत्र जो दर्शक को उत्तराधिकारी घोषित करता है, बिंबिसार का बड़ा पुत्र दर्शक, इसको बिंबिसार उत्तराधिकारी घोषित करता है। और अपने ही राज्यकाल में राजगृह का निर्माण महागोविंद वस्तुकार के द्वारा करवाता है। तो राजगृह का निर्माण
ये पूछ सकता है प्रश्न में कि राजगृह का निर्माण किस शासक ने किया, तो कौन किया, किस शासक ने करवाया, बिंबिसार ने। और किसके द्वारा, महागोविंद, महागोविंद के द्वारा। ये वास्तुकार थे और इनको बोला भी जाता है कि राजगृह का निर्माण करता। दर्शक को वो उत्तराधिकारी घोषित कर देता, लेकिन उसका छोटा पुत्र, यहाँ पे हम लोग थे कि दर्शक को अपने बड़े पुत्र उत्तराधिकारी घोषित करता, लेकिन इसका छोटा पुत्र अजातशत्रु जब ये सुनता है कि मेरे पिताजी अपने बड़े बेटे को उत्तराधिकारी घोषित कर दिए, तो उसी वक्त अजातशत्रु क्या करता है, हत्या कर देता है। किसकी हत्या कर देता है, बिंबिसार को। तो कहानी सुने ना, जैसा को तैसा। तो अजातशत्रु हत्या करता है बिंबिसार को, बिंबिसार का, और फिर इसका बेटा उदयन ये हत्या कर देता है अजातशत्रु का। और राजगृह की स्थापना तो बिंबिसार ने ही किया था, लेकिन इसकी किलेबंदी, राजगृह का किलेबंदी, राजगृह का किलेबंदी कौन करवाता है, अजातशत्रु, अजातशत्रु करवाता है, समझ रहे। और पाटलिपुत्रा में एक सैन्य छावनी बनवाता है, सैन्य छावनी की स्थापना करता है। और कालांतर में इसका जो आता है पुत्र उदयन ये पाटलिपुत्रा शहर बना देता है, पाटलिपुत्रा को शहर के रूप में स्थापित करता है और पाटलिपुत्रा को राजधानी बनवाता है, उदयन जो आता है। और ये पाटलिपुत्रा गंगा और सोन नदियों के संगम पे था, पाटलिपुत्रा गंगा और सोन नदियों के संगम पे था। और ये अजातशत्रु जो था ना, यही वत्साकारा के सहयोग से, जो उसका कौन था, अजातशत्रु का मंत्री था। वज्जी संघ इतना प्रबल था उस समय, लेकिन ये अजातशत्रु दिमाग लगाता है और वत्साकारा को भेज देता है वज्जियों के सभा में, और वहाँ पे ये फूट डलवाता है। और वज्जी संघ में जब फूट पड़ जाता है तो वज्जी संघ पे हमला करके उसको अपने मिला लेता है, समझ रहे हैं, वैशाली को जीत लेता है। और यहीं पे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल की मृत्यु मगध लिच्छवी संघर्ष में हुई थी। ये कोई याद रखिएगा फैक्ट कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल की मृत्यु कब हुई थी, मगध वैशाली संघर्ष में। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे मित्रों, इसको नोट कीजिएगा। ये सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और आने का संभावना है। और फिर ये सब होने के बाद और एक चीज़ और फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा कि मगध वैशाली संघर्ष में ही शिलाकंटक और रथमूसल जैसे अस्त्रों का प्रयोग करता है। कौन प्रयोग करता है, अजातशत्रु प्रयोग करता है। और फिर समय बीतता है, राज्य करता है, वैशाली को अपने में मिला के अजातशत्रु राज्य करता रहता है। फिर 460 ईस्वी में उदयन या उदयभद्र, उदयन या उदयभद्र अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी पे बैठता है और पाटलिपुत्रा को अपनी राजधानी बैठाता है। 400 सन याद रखिएगा, 460 ईसा पूर्व में गद्दी पे बैठता है और पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाता है, ठीक है। और पाटलिपुत्रा को कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता था।
इसके उदयन के काल में कुसुमपुर, ये प्रश्न बन जाए कि कुसुमपुर उदयन के काल में किस राज्य को जाना जाता था, किस जिला को? तो ये पाटलिपुत्रा को जाना जाता था। और फिर इसके बाद जो भी उत्तराधिकारी होते हैं हर्यक वंश के, वो दुर्बल और अयोग्य साबित होते हैं और समय के साथ 412 ईसा पूर्व में इस राजवंश की समाप्ति हो जाती है। इसका अंतिम शासक जो था नागदशक का हत्या शिशुनाग कर देता है, शिशुनाग कर देता है और मगध पे एक नए वंश शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। कब? 412 ईसा पूर्व में। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। कल देखेंगे शिशुनाग वंश और फिर नंद वंश और फिर मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में बहुत सारा चीज़ पढ़ने वाला है, उसको देखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप लोग हमारा सपोर्ट करें, क्योंकि ये चैनल अभी नया है तो आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। धन्यवाद, जय हिंद।